हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंट्रैक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। हाय एवरीवन। तो टॉपिक तो दिख ही रहा होगा, यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो आज आज ना हमको इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ना है। एंड इंडिविजुअल डिफरेंस का हिंदी क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उसके ऊपर है। जिसमें पहला तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस के कॉजेज़ क्या होते हैं और इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस का। सेम बुक ही चल रही है, ठीक है, सेम यही वाली बुक चल रही है जिससे जो हम पढ़ रहे थे इसके अंदर। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यही वाली बुक के टॉपिक्स हैं ये। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये किसी भी बुक में मिल जाएगा और आसानी से पढ़ा जा सकता है। मोर और लेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होते हैं और ज़्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं, मतलब बुक्स के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो चलो, व्यक्तिगत भिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि आप इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्या समझते हो और इसके बारे में बताओ कितने टाइप की होती हैं, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से कि कोई भी व्यक्ति, देखो, दो व्यक्ति एक जैसे तो नहीं होते, ठीक है। इवन जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब जो एक जैसे दिखते हैं बच्चे, उनमें भी भिन्नता होती है। भिन्नता किस किस रूप में हो सकती है? फिजिकली भी हो सकती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शारीरिक रूप में भिन्नता होना, तो शारीरिक रूप में भी भिन्नता हो सकती है, ठीक है। कॉग्निटिव लेवल पे भी भिन्नता हो सकती है, आपके इंटेलिजेंस पे भी भिन्नता हो सकती है, आपके सोच में डिफरेंस हो सकता है। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है कि कोई भी दो व्यक्ति जैसे नहीं होते, ठीक है। दूसरा, हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जैसे फिजिकली भी बहुत डिफरेंस पाए जाते हैं। कोई, किसी की हाइट लंबी है, किसी की हाइट छोटी है, किसी का रंग में डिफरेंस होता है, ठीक है, किसी की बुद्धि में डिफरेंस होता है, सीखने में डिफरेंस होता है, किसी की कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, किसी का सोचने का शक्ति बहुत ज़्यादा होता है, किसी का नहीं होता है। तो वही चीज़ें लगी, किसी की मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की मेमोरी अच्छी नहीं होती है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत सारी होती है, यानी कि इंसान के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं एंड यही इनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ डेफिनेशंस है जो मैं स्किप कर रही हूँ, वो इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि डेफिनेशंस के अंदर सिंपल यही लिखा है कि अगर एक ग्रुप है, ठीक है, अगर आप एक ग्रुप में बैठे हो और ग्रुप के अंदर 5 या 6 लोग हैं मान लो, तो उन सब में डिफरेंस होगा, उन सभी में डिफरेंस होगा। एक टॉपिक के ऊपर आपसे कोई बात करवा लो तो आपके विचार डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, आपकी मेमोरी डिफरेंट हो सकती है, आप दिखने में डिफरेंट हो सकते हो। तो यही चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा है कि इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं और ये ना बिहेवियर के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पर ना एक चीज़ लिखी है, डेविएशंस। डेविएशंस का मतलब है आप दूसरे किसी इंसान से बिल्कुल डिफरेंट ही होंगे, तो उसके बारे में लिखा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज़ ऑफ डिफरेंस के। कॉजेज़ क्या है डिफरेंस के, यानी कि ये जो डिफरेंस होते हैं इनके कारण क्या हैं, ये क्यों होते हैं डिफरेंसेस। तो देखो, पहला डिफरेंस तो क्या है? पहला तो है इन्फ्लुएंस ऑफ एज एंड इंटेलिजेंस। एज एंड इंटेलिजेंस, अगर आपकी एज बड़ी है, मतलब आप एज में बड़े हो, तो आप ज़्यादा, मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि एज ज़्यादा है तो फिर इंटेलिजेंट भी ज़्यादा होगा, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते उनके भी एज बढ़ती है, बट ज़रूरी नहीं कि उसमें उस लेवल तक का नॉलेज हो। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी नॉलेज बढ़ रही है, जो एजुकेटेड है, तो उनमें हमेशा डिफरेंस पाया जाएगा। तो एज के साथ साथ यहाँ पे लिखा है इन्फ्लुएंस ऑफ एज एंड इंटेलिजेंस। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हम मेच्योर होते हैं, जिसको हम हिंदी में परिपक्वता कहते हैं। तो उस हिसाब से हम परिपक्व होते हैं, उस हिसाब से हमारा क्या बोलते हैं उसको, आयु जैसे बढ़ता है तो हमारा इंटेलिजेंस भी बढ़ता है, सोच समझने की शक्ति आती है, इंटेलिजेंस भी बढ़ता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है। आयु के आधार पर बालक, मतलब एज के अकॉर्डिंग तो हम शरीर में भी बढ़ते हैं, फिजिकली भी ग्रो करते हैं, मानसिक यानी कि मेंटली भी ग्रो करते हैं, भावात्मक यानी कि इमोशनली भी ग्रो करते हैं, एंड आयु के अनुसार बुद्धि का भी विकास होता है। यही सब सिंपल पॉइंट्स लिखे हैं हिंदी में। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल। देखो, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कॉज क्या है? सबसे पहला कॉज होगा हमारी एज।
एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे दिमाग भी और बढ़ेगा, मैच्योरिटी आएगी। एज हो गया, ठीक है। एंड दूसरा चीज़ क्या है, एज एंड एजुकेशन। जितने ज़्यादा आप एजुकेटेड होंगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, आपका नॉलेज का होराइजन इंक्रीज होगा। तो इंटेलिजेंस की वजह से भी, इंटेलिजेंस एज के साथ साथ इंटेलिजेंस बढ़ेगा तो इंडिविजुअल डिफरेंस आएंगे। अब आपसे जो कम एज का होगा उसमें कम नॉलेज होगी, तो ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन, आपकी एजुकेशन का भी बहुत असर पड़ता है। दूसरी चीज़, एजुकेशन भी नहीं तो इकोनॉमी का बहुत असर पड़ता है। यदि मम्मी पापा जो हैं वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो आपको मूलभूत सुविधा दे पाएंगे, या हो सकता है कभी कभी मूलभूत सुविधा भी ना दे पाएँ, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन। तो अगर आपको एजुकेट नहीं किया हुआ है तो फिर आप वो बंदे से तो डिफरेंट होंगे ना जो एजुकेटेड है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजुकेशन और इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पैसे वाले हैं, अगर पेरेंट्स पैसे वाले हैं, मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में आते हैं, रिच है या पुअर है, उसका भी असर बच्चे के एजुकेशन या बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस से पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि शिक्षित एंड अशिक्षित व्यक्ति के अंतर पाया जाता है। जो गरीब व्यक्ति है और जो अमीर व्यक्ति है उसमें बहुत डिफरेंस पाया जाता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के दो कॉजेज़ हो गए। इसके अलावा हमारे कल्चर का इफेक्ट भी हम पे पड़ता है। हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम जिस रिलीजन से आते हैं, उसका असर हम पे ज़रूर पड़ता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे लिखा है लिंग या यौनगत भेद। देखो मेल एंड फीमेल, देखो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है। और बुक में लिखा है कि जो मेल होते हैं यानी कि जो बालक हैं वो यहाँ पे लिखा है कठोर होते हैं, साहसी होते हैं, क्रोधी होते हैं और लापरवाह होते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बुक में लिखा है कि वो ऐसे होते हैं। लेकिन बालिकाएं जो होती हैं वो स्वभाव से मृदु होती है, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, काइंड हार्टेड होती हैं, वो नर्म स्वभाव की होती है। जैसे हमने एग्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था पिछले यूनिट में, जो 4 यूनिट थी जिसमें हमने एग्रेशन पढ़ा था, बुलिंग वाला पढ़ा था, तो उसमें हमने ये वाला भी टॉपिक पढ़ा था कि जो विमेन है वो लेस एग्रेसिव होती हैं। लेकिन अगर आप रिपीटेटिव वो करते रहेंगे, रिपीटेड प्रोवोकेशंस करते रहेंगे तो कोई भी परेशान हो जाएगा, कोई भी गुस्सा करेगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सेक्स का इन्फ्लुएंस ही पड़ता है, आप मेल हो या फीमेल हो, इसका भी इन्फ्लुएंस आपकी इंडिविजुअलिटी पे पड़ता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि बालक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, बालिकाएं डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं। फिर आता है आपके जाति का, आपके कास्ट का, आपके रेस का। रेस का मतलब होता है आपकी नृजाति। तो आपके जातियों के अंदर भी जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन हो रखा है उसका भी असर पड़ता है। आपका नेशन कैसा है उसका भी असर पड़ता है, कि आपका समाज कैसा है। मतलब नेशन मतलब आपका कंट्री कैसा है। आपका कंट्री अगर बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है तो फिर आप भी अच्छा तरक्की करोगे, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस पड़ता है कास्ट का भी और रेस का भी, नेशन का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है। फिर आता है हमारे इन्वायरमेंट का भी, ठीक है। अब जैसे ये चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, अभी चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी ना, तो ये इन्वायरमेंट का फ़र्क भी पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। हो सकता है कि कोई बच्चा इस इन्वायरमेंट में पैदा हुआ हो कि जिसके साइड में आवाज़ ही आवाज़ हो। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि हमें 2 या 3 लेन छोड़ के सड़क से 2 या 3 लेन्स छोड़ के हमें रहना चाहिए। ये शायद 8th 9th क्लास में बता दिया होगा, 7th 8th 9th क्लास में शायद बता दिया होगा। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आती है तो आपका डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन हैम्पर हो सकता है। हैम्पर का मतलब है कि आपका अटेंशन जो है वो थोड़े समय के लिए रह सकता है, आपका कंसंट्रेशन ख़राब हो सकता है। तो वही उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि हमारा वातावरण कैसा है उसका भी असर एक इंडिविजुअल पे पड़ता है। अगर आप बहुत ही शांत वातावरण में पले बड़े हो या शांत वातावरण में आप पढ़ रहे थे अब तक, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो उसका भी इंडिविजुअल डिफरेंस पड़ेगा। इन्वायरमेंट के अंदर सब कुछ आता है, पोल्यूशन भी आता है, एयर कैसी है, भाई आप बीमार ही रहोगे ज़्यादा टाइम। फिर तो अगर कोई अच्छे इन्वायरमेंट में है, कोई अच्छे एयर को वो कर रहा है, इनहेल कर रहा है, ऑक्सीजन अच्छा मिल रहा है, मतलब वातावरण स्वच्छ है, तो उसका फिर वो फिज़िकली भी अच्छा होगा। फिज़िकली भी डिफरेंसेस की हमने बात करी है, तो ऐसा इन्वायरमेंट होता है। पोल्यूशन ज़्यादा है, नॉइज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ है उसका असर भी पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है इन्वायरमेंट। अच्छा, इन्वायरमेंट में एक तो चीज़ जो मैंने बताई, एक तो वो है। दूसरा इन्वायरमेंट है जिसको हम कह रहे हैं बर्थ, जब आपका हुआ नहीं है उससे पहले का इन्वायरमेंट, जो मम्मी का गर्भ होता है, माँ का गर्भ होता है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। कि जो आपका वो है ना बालक के ऊपर, यानी कि एक बच्चे के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो माँ के गर्भ से ही पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस समय मम्मी की मानसिक स्थिति कैसी रही है, किसी फीमेल की मानसिक स्थिति कैसी है, वो किस इन्वायरमेंट में है, उसका असर भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो वही लिखा है, यदि वो असंतुलित आहार ले रही हैं, मतलब बैलेंस डाइट नहीं ले रही हैं, या वो अच्छा खाना नहीं खा पा रही है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो फिर बच्चे के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अंदर मानसिक विकार आ सकते हैं, यानी कि मेंटली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। ये सब चीज़ें लिखी हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इन्वायरमेंट पे तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंस
पाए जाते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंस किसी भी कारण की वजह से हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एजुकेशन की वजह से भी हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा एजुकेशन है, कोई कम एजुकेटेड है, उसका असर बच्चे पे पड़ता है, एज का भी पड़ता है, मेच्योरिटी का भी पड़ता है, इन्वायरमेंट का भी पड़ता है, पैसों का भी पड़ता है। अब कुछ और हैं हमारे पास, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण का मतलब है यहाँ पे फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है। फैमिली में अगर सबको ही लोग पढ़े लिखे हैं तो बच्चा भी पढ़ा लिखा ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चा फिर पढ़ा लिखा नहीं होगा, क्योंकि वो फैमिली जो है उसको इन्फ्लुएंस करेंगे कि तुम पढ़ो। तो वही लिखा है पारिवारिक वातावरण कैसा, को पालन पोषण कैसा मिल रहा है, ठीक है। आप ग्रामीण एरिया में रह रहे हो या आप शहरी एरिया में रह रहे हो, इसका भी बहुत असर पड़ता है। फिर आता है निर्धनता यानी कि गरीबी। यदि आप गरीब हैं तो आपका उस हिसाब से डेवलपमेंट होगा, और यदि आप अमीर हैं तो आपका उस हिसाब से डेवलपमेंट होगा। निर्धन परिवार के जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पाते, मतलब जो बेसिक इम्यूनिटीज़ होती हैं वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाता और वो पिछड़ा हो जाता है, पिछड़े रह जाता है। तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाते हैं। तो वही लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि माता पिता अपने बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते तो हैं, पर कभी कभी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है या और भी रीजंस हो सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि वो अपने साथियों को देखते हैं कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने, उनका खान पान कैसा है, घूमना फिरना, वो सुविधाएं देखते हैं। तो अमीर घर के बच्चों से उनका वातावरण बिल्कुल भिन्न हो जाता है। यहाँ पे ये कुछ डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ये तो होता ही है, पैसों का अंतर होगा तो हर चीज़ का अंतर होगा ही, ठीक है। पैसे का अंतर है तो फिर एजुकेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपके खान पान पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपके मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। जैसे एक चीज़ बोली गई है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, मतलब जिन परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, वो ज़्यादा धनी नहीं होते, या वो अपनी मूलभूत सुविधाएं ही बस केवल कर पाते हैं, रोटी कपड़ा मकान टाइप सी हैं और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, उनके बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनको घर से बाहर निकलना पड़ता है काम की तलाश में। तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं। दूसरा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ठीक है, पक्षपातपूर्ण वातावरण। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके घर में आपके साथ पक्षपात होता है तो भी आप डिफरेंट रहोगे, आपके अंदर कुंठाएं आएंगी, जो हमने पहले भी पढ़ा है, फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे लिखा है कई बार माँ बाप एक बालक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और बाकियों पे ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है ईर्ष्यालु बन सकता है, जेलसी उसके अंदर आ सकती है। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। एंड अत्यधिक सुरक्षा, ज़्यादा पैम्पर भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि अत्यधिक सुरक्षा भी मत दो, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कई बार बालकों को माता पिता अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनसे को कोई भी काम नहीं करने देते। ऐसे मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे देखे हैं कि उनको कोई भी काम करने नहीं देते, तो वो एक टाइम के बाद आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का जैसा वातावरण होगा, टीचर्स अगर किसी एक तबके के, किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चे को पसंद नहीं करते, उसको नहीं पढ़ाते, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट हैम्पर होगा, यानी कि वो बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा या अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि टीचर उस पर ध्यान नहीं दे रही है ना। तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी रुचि नहीं रहेगी। तो वही लिखा है कि विद्यालय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टीचर्स होते हैं जो कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते फटकारते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है, चाहे उनकी कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो। हालांकि अब तो बिल्कुल भी ऐसा प्रावधान है, अब क्या मतलब बहुत पहले से प्रावधान है कि आपको ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंस आ सकते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं आ सकती हैं। एंड उसके बाद हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। हम तो है ही, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का तो है ही हम मिक्सचर। तो वही लिखा हुआ है कि हेरिडिटी का भी असर पड़ता है। आपकी जो शारीरिक संरचना है, आपका जो बिहेवियर है, वो कुछ हद तक हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, तो इसका भी असर एक बच्चे के ऊपर पड़ता है। और बाकी रीजंस भी हैं, जैसे कि आपका राष्ट्र कैसा है, ठीक है, और मीडिया कैसा है, वहाँ के मीडिया में आपको क्या दिखाया जा रहा है, उसका भी असर आपके ऊपर पड़ता है। तो ये तो थे कॉजेस कि किन कारणों की वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब आ जाओ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पे। इसमें ना दो टॉपिक निकल करके आते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में दो टॉपिक्स आते हैं। अरे हाँ, एजुकेशन इम्प्लीकेशन में दो टॉपिक्स आते हैं। एक है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा वाला हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन। एक बार मैं लिख देती हूँ। एक तो है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि आप देखो, वैसे तो ना इस चीज़ के खिलाफ ही रहता है हमेशा से कि आपको बांटना नहीं है बच्चों को, कैटेगरीज में तो डिवाइड करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, और ये पॉइंट्स ना बुक के अंदर ही लिखे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस। वैसे तो हमें कभी भी बच्चों को बांटना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बांटने की बात लिखी है। क्यों लिखी है कि क्यों क्लासीफाई करना चाहिए? तो देखो यहाँ पे लिखा है, अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थी का
मानसिक योग्यता के आधार पे वर्गीकरण करें, यानी कि उनके मेंटल के आधार पे, मतलब कितना ज़्यादा वो उन IQ रखते, उस दौरान उस हिसाब से आप उनका वर्गीकरण कर दो। या फिर आप और तरीके से भी कर सकते हो, उच्च बुद्धि वाले बच्चों को उच्च बुद्धि वाले बच्चों के साथ रख दिया, जिनकी मेमोरी अच्छी है, रिटेन क्षमता है, जो अच्छे से मतलब जो आज समझा है वो आप अपने दिमाग में रख पा रहे हो, तो उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया। ठीक है, जिनके तर्क करने की शक्ति अच्छी है उनको अलग से बना दिया। उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप बच्चों को बांट सकते हो। चलो ग्रुप्स आप ऐसे बना सकते हो कि जिनको रंगोली कंपटीशन अच्छी लगती है, या जिनको रंगों के नॉलेज है, आप उनको एक ग्रुप में रख दो। जिनको मैथ्स की नॉलेज है, आप उनको एक ग्रुप में रख दो। लेकिन ये ग्रुपिज्म ठीक नहीं है। कुछ हद तक के लिए ठीक है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ग्रुप में बांट दिया, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनको हर एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि वैसे हम बच्चों को उनकी मानसिक योग्यताओं के आधार पे डिपेंड वो नाप देते हैं। जैसे कि A सेक्शन बना दिया सारे अच्छे बच्चे डाल के, एक ग्रुप बना दिया जिसमें सारे अच्छे बच्चे हैं, और एक ग्रुप बना दिया जिसमें बहुत बेकार बच्चे हैं, या फिर जो बिलो एवरेज हैं, या फिर एवरेज बच्चे हैं, और उन पर ध्यान भी नहीं दे रहा है अलग से। तो क्लासिफिकेशन वैसे अच्छा नहीं है, बट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके मानसिक योग्यताओं के अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग, जैसे लड़कियों का एक अलग ग्रुप बना दिया, लड़कों का एक अलग ग्रुप बना दिया, और शारीरिक दोषों के अकॉर्डिंग। शारीरिक दोष मतलब एक दिव्यांग, मतलब कुछ दिव्यांग बच्चे हैं, उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। वैसे ग्रुपिज्म बिल्कुल इसके खिलाफ हैं सब, और क्वेश्चन भी अगर आएगा तो आपको ग्रुपिज्म या सेग्रीगेशन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे किया जा रहा है। उसका रीज़न है कि अगर आप ग्रुप, इन्होंने क्या रीज़न दिया है, इन्होंने रीज़न दिया कि यदि आप ग्रुप बनाएंगे ना, तो सबसे पहले तो आप लिमिटेड बच्चों को रखें। पहला है कि ग्रुप में जितने कम बच्चे होंगे उतना ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे, तो वही लिखा है 25 बच्चों को रखो। मैक्स टू मैक्स मतलब 20 to 25 बच्चे होने चाहिए एक ग्रुप में, सो दैट हर एक इंडिविजुअल पे आप फोकस कर सको। तो एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखो, इसलिए आप ग्रुप बना दो। जैसे इन 25 बच्चों का ग्रुप अलग से बना दिया, और इन 25 बच्चों का ग्रुप अलग से बना दिया, ऐसे करके बना दो। और वैसे भी कहा जाता है कि आपको स्कूल के अंदर 45 आपकी जो बच्चों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 35 या 45 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। तो आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, 20-20 का ग्रुप बना दो, या कुछ ऐसा ग्रुप बना दो। तो एक ग्रुप में आप 25 छात्रों को रखो और उनको बांट दो। तो वही रखा है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, यानी कि क्लास में लिमिटेड बच्चे लो। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि कक्षा के अध्यापक बालकों की संख्या अधिक से अधिक 25 रखें। तो वही लिखा है, शैक्षिक आवश्यकता यानी कि एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए और सबके इंडिविजुअल, सबके आवश्यकता की पूर्ति हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको एक तो ग्रुप में बांट दो। एंड क्योंकि कक्षा में छात्रों की संख्या कम होगी तो टीचर जो है भली भांति सबके पास पहुंचेगा, है ना, उनको मतलब एक तरीके से उनके ऊपर नज़र तो नहीं रख पाएगा, मतलब ऐसा है कि उन पे ध्यान दे पाएगा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम रखो। तो मैं क्या बता रही हूँ ना अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस। हमें क्यों बच्चों को बांटना पड़ता है, रीज़न है पहला, ग्रुप को छोटा करने के लिए बांटना पड़ता है। दूसरा, टीचिंग मेथड। देखो एक बच्चा किसी और तरीके से सीखता है, एक बच्चा किसी और तरीके से सीखता है, तो दोनों बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो एक के लिए अलग मेथड लगेगा, एक के लिए अलग मेथड लगेगा, इसलिए भी हमें बांटना चाहिए। इन्होंने ये रीज़न दिया है। तो क्या कह रहे हैं कि अध्यापक को चाहिए कि वो बालक के इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाएं। कि मतलब जैसे एक मेरे पास एक लड़की आती थी, वो नॉर्मल चीज़ें नहीं पढ़ सकती थी। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप उसको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाने बैठोगे ना, पूरा लाइन टू लाइन पढ़ाओगे तो उसको समझ नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों को रीडिंग करके समझ आता है, वो नहीं समझ सकती थी, उस तरह का उतना था नहीं उसका। तो उसके लिए बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स बनाने पड़ते थे, या जो मेन चीज़ें हैं वो निकालनी पड़ती थी। कई बार तो मैंने रिकॉर्डिंग्स भी दी हैं, मतलब ऑडियो फाइल्स जो होती हैं वो भी शेयर की हैं कि आप इस टॉपिक को ऐसे समझ लो, 2 से 3 बार सुनो तब जाके समझ में आएगा। तो मतलब हर बच्चे के लिए डिफरेंट होता है। तो वो पढ़ा है ना हमने, फर्डिनांड है ना, नहीं फर्डिनांड तो नहीं है उनका नाम, फ्लेंडर है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक वो हैं, एक जिन्होंने वो दिया है कि बच्चा कैसे सीखता है, विजुअली भी सीखता है, देख के भी सीखता है। कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ सुन के सीख जाते हैं, कुछ बच्चे काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है जो करके ही सीखते हैं, और कुछ बच्चे रीड एंड राइट करके सीख जाते हैं। ऐसा उन्होंने कोई मॉडल दिया है, अभी मैं बिल्कुल भूल रही हूँ। एफ से तो नाम है, इतना तो मुझे पता है, फ्लेंडर है, फर्डिनेंड है, क्या है मैं भूल गई हूँ बिल्कुल, पर ठीक है मुझे याद आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, तो क्या लिखा है कि हाँ, तो टीचिंग मेथड्स आपको उनके हिसाब से करने होते हैं। कोई बच्चा खेल खेल में प्ले वे मेथड से सीखता है, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। एंड फिर है करिकुलम। हमें बच्चों को इसलिए भी बांटना चाहिए, पहला क्या बताया, बच्चों को बांटना चाहिए बिकॉज ऑफ ताकि नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कम हो सके।
एक ग्रुप में कम बच्चे जा सके, दूसरा है टीचिंग मेथड्स की वजह से कि किसी बच्चे के लिए कोई दूसरा टीचिंग मेथड यूज़ हो रहा है, किसी के लिए कोई दूसरा, इसलिए भी बांट देते हैं। एंड थर्ड है करिकुलम, क्योंकि हमें सभी बच्चों को एक जैसे करिकुलम में तो रखना है। देखो यहाँ पे DSSB में क्वेश्चन आया था कि बच्चों के लिए ना सेम करिकुलम होना चाहिए, पर्सनल करिकुलम नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, बट कई बार हमें कुछ बच्चों के लिए अलग करिकुलम रखना पड़ता है, और इस करिकुलम के अंदर सभी बच्चों की नीड्स कंप्लीट हो जाए, इसीलिए करिकुलम को थोड़ा सा अलग अलग भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि एक ही कक्षा के बालक या बालिका, उनकी रुचियाँ यानी कि उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, उनके क्षमताएं अलग हो सकती हैं, एबिलिटीज़ अलग हो सकती हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, तो हमें उनको उस अनुसार शिक्षा देना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग। ये नहीं कि एक सबके लिए यूनिफॉर्म बना दिया, वैसे तो एक सबके लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बट यहाँ पर ये है कि उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम बनाते समय अध्यापक को विद्यार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, बस ये सिंपल पूछा। जैसे कोई बच्चा क्रिएटिव है, आप क्रिएटिविटी वाली चीज़ करवा ही नहीं रहे हो, उसको बस रोट मेमोराइज करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, तो फिर उसका मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि आप उनके रुचियों और उनके इच्छाओं, उनके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग करवाओ, एंड तो आपको ऐसे बनाना चाहिए, ऐसा उसका सर्वांगीण विकास, वही ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये तो था क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं। अब हम पढ़ने वाले एजुकेशन इम्प्लीकेशन, क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे लिखा है एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे लिखा है, और ये उल्टा भी दिखता है एक्चुअली, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन इम्प्लीकेशंस इन इंडिविजुअल डिफरेंस। तो यहाँ पर ना दो इसमें है डिफरेंस इन एबिलिटी। देखो हम एबिलिटीज़ में डिफरेंट होते हैं, हमारी क्षमताएं कुछ और होती है, आप कुछ और कर पा सकते होंगे, मैं कुछ और कर पा सकती होंगी, मैं कुछ और कर सकती होंगी। हमारी मेमोरी भी डिफरेंट है, हमारी योग्यताएं भी डिफरेंट है, ठीक है। हो सकता है आप किसी टॉपिक को उतना अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाओ जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, हो सकता है मुझसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दो अच्छे से। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सब में बहुत डिफरेंस होता है। बट इसका एजुकेशन पे क्या असर पड़ता है, तो एजुकेशन पे इसका ना पीयर ट्यूटरिंग का असर पड़ सकता है। पीयर ट्यूटरिंग, देखो पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या होता है, एक मिनट ये मैं एक बार रब कर दूँ। हाँ देखो, पीयर ट्यूटरिंग का मतलब ये होता है कि यदि आपको पता है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपसे एक चीज़ में ज़्यादा जानता है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, तो आप उससे पढ़ सकते हो। इसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग योग्यता लेकर आते हैं, तो वो दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं, और हम अपने दोस्तों से ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, ग्रुप में हम ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं, ऐसा लिखा है। सो देखो हमारी एक तो एबिलिटीज़ में डिफरेंस होता है, फिजिकली भी हम लोग बहुत डिफरेंट है, मेंटली भी हम बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप को ना दूसरों के, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस पता होने चाहिए, सो दैट आप उस अकॉर्डिंग काम कर सको। जैसे जो बच्चों को सुनाई कम देता है, जो जैसे ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे आप सीटेट चले जाओ, चाहे आप सीटेट ले लो, चाहे आप DSSB भी ले लो, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, हमेशा, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं कि ना आए। वो ये यहाँ पे लिखते हैं कि जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी कि जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, ठीक है, सुनने में दिक्कत है, तो आप क्या करोगे, उनको और ज़्यादा आप उनके सामने बोलोगे, ठीक है, और बोलोगे आप, या फिर आप उनको टेक्सचुअल एविडेंस दोगे, या फिर आपको उनको पढ़ने का मटेरियल देना पड़ेगा या रिटर्न मटेरियल देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है आप रिटर्न मटेरियल दोगे। रिटर्न मटेरियल इससे दोगे क्योंकि सुन नहीं सकता, कम से कम पढ़ के तो समझ ले, कम से कम रीड करके तो समझ ले। और दूसरा, अगर आप उनके सामने बोलोगे ना, तो आप स्लोली बोलोगे, स्लोली इसलिए बोलोगे सो दैट वो लिप रीड कर सके। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या, सेकेंड हो गया, जो बच्चे आंखों से कमज़ोर हैं, तो आप उनको रिटर्न मटेरियल दोगे, नहीं दोगे। जो आंखों से कमज़ोर हैं, आप उनको रिटर्न मटेरियल देके क्या करोगे ना, जो आंखों से कमज़ोर हैं, जिनको दृष्टि विकार कुछ आप कह सकते हो, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, आप उनको ऑडियो दे दो, ऑडियो सुनने के लिए दे दो। तो यही लिखा है कि आंखों से कमज़ोर है, कम सुनाई देता है, कमज़ोरी है, तो आप उनके लिए अलग से चीज़ें करोगे। तो ये है, इसलिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंस पता होने चाहिए, सो दैट हम अपनी उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज ड्रॉ कर सकें। फिर आता है डिफरेंस इन एटीट्यूड। सभी का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, आप अलग उसके होते हैं, आपका अलग लिंग है, यानी कि मेल है फीमेल है, उनका अलग एटीट्यूड हो सकता है, वातावरण अलग मिल सकता है आपको, रुचियाँ यानी कि इंटरेस्ट अलग हो सकता है। तो वही लिखा है, देखो यहाँ पर ना स्टीरियोटिपिकल चीज़ लिखी है, बट क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बुक में पता है क्या लिखा है, इसमें लिखा है लड़कों की अभिवृत्ति गणित और तकनीकी क्षेत्रों में अधिक होती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि इसका रीज़न पता है क्या है, इसका रीज़न ये है कि बहुत पहले से ही लड़कों को मैथ्स का एक्सपोजर दिया गया था, उनको मैथ सिखाया गया था, उनको बाहर निकाला गया था घरों से कि तुम मैथ सीखो या तकनीकी क्षेत्रों में जाओ। तो इसलिए ये
एक तरीके से आप समझ लो कि लोगों ने उनका इनबिल्ट फीचर बना दिया कि मतलब ये जो एक आदमी है वो मैथ्स की नॉलेज के साथ और तकनीकी उसके साथ पैदा होता है, मतलब इन्होंने ये मान लिया है। एंड यहाँ पे लड़कियों के लिए क्या लिखा है, लड़कियों की अभिवृत्ति ग्रह विज्ञान यानी कि जिसको हम होम साइंस कहते हैं और साहित्य में अधिक होती है। और आज ये बात हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको दिया ही ये सब्जेक्ट गया था पहले से ही, हमको गृह विज्ञान की नॉलेज दी थी कि घर को कैसे चलाना है, होम साइंस वगैरह, ठीक है, पाक विद्या जिसको हम कहते हैं ना, फूड कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यार एजुकेशन जिसको जैसा दोगे फिर वही चीज़ चलता चला जाएगा ना, वो तो फिर हमारे कहीं ना कहीं हमारे हेरिडिटी में आ जाता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन्स के लिए क्या कहा जाता है कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे गर्मी है, तो अब वो एडाप्ट ही हो गया है, अब वो उनके उसमें चला गया, जीन्स के अंदर चला गया, उसका पार्ट बन गया। पर अभी ऐसा नहीं है, अभी डिफरेंसेस आ रहे हैं क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ इस चीज़ को। बट यार देखो डिफरेंस तो है, ये बुक के अंदर ही लिखा है कि लड़कियों की अभिव्यक्ति गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस में ज़्यादा होती है। क्यों शकुंतला लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी से डिबेट करने बैठेंगे तो वो कहेगा शकुंतला देवी या एक दो और होंगे जो औरतें मैथ्स में अच्छी होंगी या इकोनॉमिक्स वगैरह में अच्छी होंगी या जो साहित्य के अलावा तकनीकी क्षेत्र में भी अच्छी होंगी। पर ये मतलब हमारी उंगलियां ज़्यादा हैं और इनके नेम्स कम हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, बात ये है। इसलिए हम मान लेते हैं कि वो तो एक दो एग्जाम्पल्स तो आपको कहीं से भी मिल जाते हैं, इसलिए हम इस बात पे यकीन मान लेते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस इसलिए पता होना चाहिए सो दैट हमें उनकी एबिलिटीज़ पता हों कि किसको किस एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, किसी किस क्षेत्र में कम रुचि है, किसको क्या पढ़ाना है, किसको क्या नहीं पढ़ाना है। दूसरा एटीट्यूड, सबका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। एंड डिफरेंस इन अचीवमेंट, डिफरेंस इन अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि भी सब बच्चों की डिफरेंट होती है। कोई ऐसा है जिनको कम अंग्रेजी आती, कोई ऐसा है जिनको अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती, तो वही चीज़ें लिखिए। कक्षा में या एक परिवार के अलग अलग बच्चों की उपलब्धियां भी अलग होती हैं, इनकी अचीवमेंट्स भी अलग होती हैं। तो यहाँ पे लिखा है एबिलिटी में डिफरेंस आता है, हमारी क्षमताओं में डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे एटीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है। मैं बोल रही हूँ ना तो बोल के ही आप समझ लो कि एटीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, हमारी एबिलिटी में डिफरेंस होता है, हमारे अचीवमेंट में डिफरेंस होता है कि कोई बच्चा किसने कुछ और अचीव किया, किसी ने कुछ अचीव किया है, तो वो डिफरेंस आ सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है दैट इज़ कॉग्निटिव लर्निंग। एक नया टॉपिक है दैट इज़ कॉग्निटिव लर्निंग। ये वाला तो ख़त्म हो चुका है, पेजेस और हैं क्या। हमारे पास अब है एक कॉग्निटिव लर्निंग। एक तो बड़ी दिक्कत आती है कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है। ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। एक्चुअली ना बैठे बैठे ना पैर ही सो जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। चलो कॉग्निटिव लर्निंग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है संज्ञानात्मक सीखना या अधिगम। संज्ञानात्मक का मतलब होता है आपके संज्ञान यानी कि आपके कॉग्निशन का बढ़ना, उसको कहा जाता है कॉग्निटिव लर्निंग। इसके अंदर चीज़ें पूछी गई हैं कि कॉग्निटिव लर्निंग क्या है। तो देखो संज्ञान या कॉग्निशन का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किस चीज़ में कर रहे हो। जैसे कि आपको पता है आपके लाइफ के ना 10 कोर स्किल्स होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैं लाइफ स्किल्स पढ़ रही थी DSSB के एग्ज़ाम के लिए। तो एक होता है लाइफ स्किल्स जो आपके 10 कोर लाइफ स्किल्स हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका थिंकिंग स्किल्स, दूसरा हो गया आपका सोशल स्किल्स एंड तीसरा हो गया आपका, कल ही पढ़ा था बताओ, एक थिंकिंग स्किल हो गया, एक आपका सोशल स्किल हो गया और दूसरा आपका इमोशनल स्किल होता है। हाँ ठीक है, अभी भी मेमोरी इतनी ख़राब नहीं है। तो इसमें क्या है आपका, एक तो थिंकिंग स्किल हो गया। थिंकिंग स्किल के अंदर आपका डिसीजन मेकिंग आता है कि आप निर्णय ले पाते हो, ठीक है, आप डिसीजंस ले पाते हो, अपने लिए निर्णय ले पाते हो। इसके अलावा आप क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हो जिसको हम हिंदी में आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। आलोचनात्मक मतलब होता है जो चीज़ आपको बताई जा रही है आप एज इट इज़ नहीं मान लोगे उसको कि हाँ तुम सही कह रहे हो, आप उसकी छानबीन करोगे, उसको इन डेप्थ स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, तब जाके आलोचनात्मक चिंतन होता है। जैसे कि गांधी जी ने, एग्जाम्पल ले लेते हैं, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान वायलेंस जो अहिंसा है उसका इस्तेमाल क्यों करा, इसका आलोचनात्मक चिंतन करो। या गांधी जी ने लोगों को क्यों अपने साथ इन्वॉल्व किया, उसका आलोचनात्मक चिंतन करो। उसकी आलोचना मतलब आलोचना नहीं करनी है बट उसको क्रिटिकली एनालाइज करो, क्रिटिकली एनालाइज करो। या फिर हम उसके लिए कहते हैं ना, वाइगॉट्स्की के लिए कहते हैं। वाइगॉट्स्की ने मोस्टली जो बात करी है वो किसके बारे में बात की है, मेल उनके बारे में बात करी है। या फिर कोलबर्ग भी हो गए जो वो भी मेल तक की बात करते हैं। इवन अभी मैंने कुछ टाइम पे पहले पढ़ा था कि विमेंस जो होती हैं वो शायद 3rd लेवल, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग 3rd लेवल तक ही टिक पाती हैं, उसके आगे के जो लेवल्स हैं वो पार नहीं कर पाती हैं। अगर किसी को कोलबर्ग
कोलबर्ग नहीं पता तो कोलबर्ग वो हैं जिन्होंने नैतिकता की शिक्षा के बारे में बात की है, नैतिक शिक्षा के बारे में बताया है। और जो वाइगॉट्स्की हैं वो उनके काम की भी जो आलोचना है वो किसी लेडी ने की है, कैरल गिलिगन ने की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो भी किसी ना किसी चीज़ के बारे में कुछ इस तरह का बोलते हैं, यार मुझे अभी अभी ढंग से याद नहीं आ रहा है कोलबर्ग के किया था या किसका किया था। मतलब इनका आलोचनात्मक वो चिंतन किया जाता है कि मतलब आपने सिर्फ मेल सैंपल्स ही लिए हैं, आपने फीमेल्स की तो बात ही नहीं करी है। फीमेल्स को तो आप सोच ही नहीं रहे हो। जैसे कि फेमिनिज्म आया था वो इसलिए तो आया था क्योंकि हर जगह पे पैट्रिलिटी थी, मेल्स के ही सारी उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही थी इस तरह का। तो ये सब चीज़ें हैं, तो क्रिटिकली एनालाइज करना इस बात को, ये भी चिंतन के अंदर आता है। तो ये जो टॉपिक है ना कॉग्निटिव लर्निंग, तो कॉग्निटिव का मतलब होता है जिसमें हम अपना सोच विचार चिंतन वो सब चीज़ें करते हैं। ज्ञानात्मक सीखना ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर आपका चिंतन आता है, आपका थिंकिंग आता है, परसेप्शन आता है जिसको हम कहते हैं परसीव करना, कि आप अपने सेंसेस से क्या परसीव कर रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आप धुआं उठा हुआ देख रहे हो, आपको स्मेल नहीं आ रही है पर आप आंखों से क्या अनुमान लगा रहे हो कि पक्का कुछ जला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्मेल आती है, आप थोड़ा पास जाते हो, आपको स्मेल आती है और आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ पक्का कुछ जल रहा है, तो आपने परसीव किया है ना ये। तो कॉग्निटिव आपका नॉलेज का होराइजन कैसे बढ़ता है, आपके सेंसेस के थ्रू बढ़ता है, आपके परसेप्शन के थ्रू बढ़ता है, आपके थिंकिंग सोचने समझने की क्षमता के थ्रू बढ़ता है। ऐसे करके आपका चिंतन बढ़ता है। इसके अंदर आपके सोचने समझने की शक्ति आती है, स्मृति आती है, मेमोरी जिसको हम कहते हैं, रीजनिंग आती है, बुद्धि का विकास होता है, ये सब लिखा है। और बुद्धि का विकास कभी भी ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए मैच्योरिटी आना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ परिपक्वता। जब तक आप किसी कार्य को करने के लिए परिपक्व नहीं होंगे फिजिकली, तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है बच्चे को सिखाने का। अगर ऐसा कहा गया है कि बैबलिंग एट द एज ऑफ 6th मंथ में बच्चा शुरू करेगा, तो बच्चे को आप 2 महीने में चाहे कितना भी सिखा लो वो बैबल नहीं कर पाएगा, वो डाडा मामा बोल ही नहीं पाएगा। वो उस दौरान 2 वर्ष नहीं 2 महीने का, देखो 6 मंथ में हमें बैबल करना आता है, बच्चे को बैबल करना आता है 6 महीने में, जिसका मतलब होता है डा 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 मामा बोलना शुरू कर देता है, वो कुछ वर्ड्स को जोड़ तोड़ के बनाना शुरू कर देता है। इससे पहले 4 महीने के आसपास बच्चा कूइंग करता है, मुँह ओ के साउंड निकालता है। आप उसको 2 महीने में करवा लो, ये आप कुछ भी कर लो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैच्योर नहीं है। तो जब तक, अब देखो आप 6 महीने के बच्चे को अगर आप सोचो, नहीं 6 महीने नहीं थोड़ा और कम करते हैं, जैसे कि आप 3 महीने के बच्चे को सोचो कि 3 महीने का बच्चा जो है वो कर ले, क्या बोलते हैं, ये उठ के बैठ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जितना मर्जी कर लो, जब तक वो फिजिकली मैच्योर नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है बेलीज अप्रोच, अभी मैं DSSB वही उसके लिए पढ़ रही थी। तो एक बेली करके हैं, ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, पर नाम इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बेलीज अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो बेलीज अप्रोच है, यही है इन्वायरमेंट का वो खराब करता नहीं है एनवायरनमेंट वैसा। तो क्या बताया मैंने, बेलीज अप्रोच है। बेली कहते हैं कि 3 महीने में बच्चा ना क्या करता है, केवल अल्टा पल्टी करना शुरू करता है। वो केवल अल्टा पल्टी करता है। अल्टा पल्टी का मतलब ये होता है कि वो साइड से पीछे की तरफ मुड़ सकता है, और 6 महीने के आसपास वो अपना सर या गर्दन संभालने की कोशिश करता है या बैठने की कोशिश करता है, ये है। तो आप उसको 2 महीने में करवा के देख लो, वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। इसका रीज़न ये है कि जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैच्योर नहीं होंगे आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन ज़रूरी है। जब तक आप मैच्योर नहीं होंगे वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, आपको लर्निंग मिलना चाहिए। आप बच्चे के सामने समस्या रखो, आप उनको बोलो कि ऐसे हल करने की कोशिश करो, एंड उसके बाद इसका मूल्यांकन या निष्कर्ष निकालो। एंड जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका भी असर हमारे सोचने पे पड़ता है। हमारे सेंस ऑर्गन्स अगर अच्छे से होंगे तो अच्छे से सोच पाएंगे, अच्छे से परसीव कर पाएंगे, देख अच्छे से पाएंगे, स्मेल अच्छे से कर पाएंगे, सुन अच्छे से पाएंगे, टच करके समझ पाएंगे। हमारे सेंस ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं तो कॉग्निटिव लर्निंग थोड़ी होगी। अब आपको देखो, आप खुद सोचो, प्याजे, अगर जिसको भी नहीं पता कि प्याजे कौन है, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप बिल्कुल नहीं होंगे, आपको नहीं पता प्याजे कौन है, बट आप नाम सुन लो कि जो जीन प्याजे हैं वो कैसे हैं, जिन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं वो 4 उनके स्टेजेस में बड़े होते हैं। पहला है सेंसरी, जो 0 to 2 है, यानी कि सबसे पहले बच्चा अपने सेंस के अकॉर्डिंग सीखता है, अपने सेंसेस से सीखता है, अपने कान से, अपने आंखों से देख के, सुन के, सूंघ करके इस तरीके से सुनता है, इस तरीके से चीज़ों को समझता है। हमारे सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, कॉग्निटिव लर्निंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आप अपनी मम्मी की आवाज़ ही नहीं सुन पाओगे, आप अपने मम्मी को देख ही नहीं पाओगे अगर आपके सेंस ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं तो
सेंस ऑर्गन्स यदि दोषपूर्ण हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है सोचने समझने में। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बुद्धि अगर आपकी उतनी अच्छी नहीं है, उतना अच्छा IQ नहीं है या बहुत अच्छा है, तो वो भी आपकी थिंकिंग को वो कर सकता है, क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। रीजनिंग भी कर सकती है, थिंकिंग, इसके अंदर सब कुछ आता है। रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, ठीक है। समस्या का समाधान कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले आपके सामने कोई समस्या होगी, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट प्रॉब्लम यू हैव टू टेस्ट, यू हैव टू मेक सम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, आपको कुछ हाइपोथेसिस बनाने होंगे। हाइपोथेसिस मतलब कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि ये इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फिर आपको उन सॉल्यूशन को टेस्ट करना पड़ेगा, फिर इवैल्यूएट करोगे, फिर तब जाके आपका समस्या का समाधान होगा। ये सब चीज़ें लिखी हैं। और फिर हेरिडिटी का तो असर पड़ता ही है। मम्मी पापा अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे लिखा है कि मम्मी पापा इंटेलिजेंट है तो तुम भी इंटेलिजेंट हो। एक चीज़ और है, ये यूनिट 2 है। अच्छा, मैंने ये तो बताया नहीं और अब बता रही हूँ मैं, पर यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये यूनिट 2 है, राइट। ये यूनिट 2 है। यूनिट 1 में बताया हुआ है एक चीज़ के बारे में जिसमें हेरिडिटी ही डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 1 में ये बताया है कि जो चूहे इंटेलिजेंट नहीं थे उनके आगे वाली पीढ़ी भी इंटेलिजेंट या आलसी, इंटेलिजेंट नहीं रही और आलसी ही रही। लेकिन जो चूहे इंटेलिजेंट थे या जो चूहे थोड़े से ज़्यादा एक्टिव थे, उनके प्रजाति भी, उनके चूहे भी वैसे ही निकले। उनके चूहे मतलब उनके बेबी चूहे भी वैसे ही निकले। तो कहने का मतलब है कि ये देखो, एक्सपेरिमेंट्स रैट पे होते हैं, बिल्ली वगैरह पे हम ऑब्जर्वेशन करके देख लेते हैं, इसमें आएगा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है, तो इन पे ही किया जाता है। तो इन्हीं के द्वारा हम ये सब चीज़ें समझते हैं। तो हेरिडिटी का भी बच्चे के सीखने पे असर पड़ता है। मम्मी पापा का अगर उतना अच्छा IQ नहीं है तो हो सकता है बच्चे का भी ना हो, या मम्मी पापा के फैमिली में किसी का है तो बच्चे पे भी उसका असर पड़ सकता है, उसका भी हो जाएगा। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी पापा का इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट है, मम्मी पापा इंटेलिजेंट नहीं है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन कई बार इसके उलट चीज़ें भी हो सकती हैं, और उसका एग्जाम्पल मैं तो नहीं दूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने 9th क्लास तो आप भूल भाल गए होंगे। बट अभी मैं क्योंकि पढ़ा रही थी तो 9th क्लास में एक चैप्टर था, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का एक चैप्टर था, हैरल्ड, कीप इट फ्रॉम हैरल्ड, मतलब कुछ सीक्रेट छुपाना था हैरल्ड से। हैरल्ड के जो पिताजी थे, ऐसा समझ लो कि हैरल्ड के जो पापा थे ना, वो एक रेसलर थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है आप का मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है, वही तो इन्वायरमेंट का खेल है। आप अगर हेरिडिटिकली अच्छे नहीं थे, उस तरह के नहीं थे, तो आपके इन्वायरमेंट की वजह से आप इंटेलिजेंट हो गए, तो आपका इन्वायरमेंट, आपका हेरिडिटी का असर तो पड़ता ही है। ये था कॉग्निटिव वाला, ये भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। फिर आता है क्रिएटिविटी, राइट। अब हम यहाँ पे क्रिएटिविटी समझेंगे। क्रिएटिविटी जिसको हम सृजनात्मकता कहते हैं, वो क्रिएटिविटी। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलिएगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।